So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss our main topic, that is your protein, and we will also discuss about its functions and specifically enzymes, the binding site, its characteristics and regulations, and lastly we will discuss about the endoplasmic reticulum, that how protein is being developed in the rough endoplasmic reticulum. So let's start. सबसे पहली बात कि प्रोटीन हमारे पास है क्या. प्रोटीन सबसे पहली तो ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स. दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या आप इस तरह बोलें मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलें, या फिर आप बोल सकते हो इसे पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, या हम इसे एक और तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट व्हाट दीज आर biomolecules which is made up of amino acids. ठीक है जी. अब दूसरी बात हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो है वो सबसे पहला तो बायोमोलिक्यूल्स है. बायो, एक तो बायो यानी कि लाइफ के अंदर इंक्लूडेड एक मोलिक्यूल है, ठीक है, जो कि बना हुआ है किससे, अमाइनो एसिड से. या तो फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि ये पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड्स का. अब हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक है. सबसे पहला, क्योंकि जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो हमारे पास जो है क्वेश्चन अराइज होते हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये है क्या. नेक्स्ट, ये बना हुआ किससे है, किससे बना हुआ है. तीसरी जो पॉइंट आती है हमारे पास कि भाई अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है. अब क्या है, हमने सबसे पहले तो डिस्कस कर लिया क्या है हमारे पास ये एक बायोमोलिक्यूल है. किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है. अब इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज़ इट्स फंक्शंस, इनके फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहली बात तो ये जो है ना, ये हमारे पास एज अ प्रोटीन वर्क एज अ कैटालिस्ट, या हम जिसे बोल सकते हैं कि एंजाइम, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स आर मोस्टली मेड ऑफ द प्रोटीन्स. नेक्स्टली इट प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चरली भी इनका बहुत अच्छा खासा रोल देखते हैं हम. अब इसको एग्जांपल के साथ अगर हम समझना चाहें, एंजाइम को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें क्योंकि वो हमारे पास एक अलग सा टॉपिक है. हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर के तौर पर किस तरह से आपके जो नेल्स हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. जो आपके हेयर्स हैं जिसमें केराटिन प्रोटीन मौजूद है, क्या ये भी प्रोटीन है, ऑफ कोर्सली है. तो स्ट्रक्चरली भी प्रोटीन का एक अच्छा खासा रोल देखते हैं हम. और दूसरी चीज़ क्या, ट्रांसफ़र प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. अब क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक हमारे पास आ जाती है एग्जांपल हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की. दोनों क्या करते हैं, दोनों का मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, दे ट्रांसफ़र ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र करवाते हैं. दोनों का हमें पता है. हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है ऑक्सीजन की, और मायोग्लोबिन आपके क्या करता है, ये जो है वो मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है. ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है. अब ये हीमोग्लोबिन हमें पता है किस तरह से ट्रांसफ़र करवाता है कि हीमोग्लोबिन के जो हीम पार्ट है वहाँ पर जाके वो ऑक्सीजन जाके उसके साथ अटैच होता है, लेकिन नॉन कॉवलेंटली. इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब वो वहाँ पर जाके अटैच हुआ, देन वो क्या करेगा कि ब्लड में जहाँ जहाँ वहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि पता है आपको ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर एट ए टाइम सर्कुलेट कर रहा होता है. तो जब वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो जहाँ बॉडी के अंदर जिस सेल के अंदर, जिस पार्ट के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन की नीड है, वो वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है जी. और मायोग्लोबिन का सेम फंक्शन है, लेकिन ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है. अच्छा, इसके अलावा इसका जो है वो हम मेन फंक्शन देखते हैं एक और जगह पर, रेप्लिकेशन के अंदर. रेप्लिकेशन हो गई, इसके अलावा सिग्नलिंग,
भाई सिग्नलिंग के अंदर तो बहुत ही अच्छा खासा रोल है। अच्छा, रेप्लिकेशन के अंदर भी हमारा देखेंगे इसको हम जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बोलें सेल डिवीज़न के अंदर भी ये जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके फाइबर्स जो है वो इमिट आउट होते हैं। लेकिन सिग्नलिंग के अंदर किस तरह से, इसके हमारे पास एग्जांपल है एक आपका इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। जस्ट हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये हर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एक चैनल्स या रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है जी। अब ये चैनल्स या रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आने वाला ऑब्जेक्ट है या मॉलिक्यूल है उसके लिए दरवाज़ा खोलें ताकि वो अंदर आए और अपना फंक्शन करे। ठीक है, अगर ये दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे आएगा, क्योंकि ये जो है वो मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बाइलेयर होती है, तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल तो आ नहीं सकता। अब लाइक हमें चाहिए ग्लूकोज सेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है फिर इससे क्या क्या होना है, ग्लूकोज चाहिए हमारा, क्योंकि हमारा पूरा मेटाबॉलिक पाथवे जो है ना वो रुका हुआ है। हमें चाहिए ग्लूकोज ताकि वो अंदर आए और यहाँ पर हो ग्लाइकोलाइसिस। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें जो है वो कुछ एटीपी मिल जाए ताकि वो हमारी सेल के अंदर जो भी बाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। अब चाहिए हमें ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर, सपोज़ करें ये ब्लड है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं। अब ये सेल के अंदर जाना चाह रहे हैं लेकिन ये जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो चैनल्स हैं ये बंद हैं। अब ये चैनल्स तभी खुलेंगे जब ये जो इंसुलिन है यहाँ पर जाके बाइंड करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर बाइंड करेगा ये इसको एक ट्रिगर देगा। अब ये किस तरह ट्रिगर देगा कि भाई अब आप अपने चैनल्स को खोल दें। जैसे ही वो चैनल्स खुलेंगे तो यहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज मौजूद था वो इनसाइड अंदर की तरफ इन चैनल्स के थ्रू जो है वो मूव करके जाएगा और फिर वहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तो साइटोसोल के अंदर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है, देन माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाते हैं। तो ये तो हमारा एक डिस्कशन का अलग सा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे सिग्नलिंग किस तरह दे, कि इंसुलिन ने सिग्नल दिया, क्योंकि इंसुलिन हमें पता है एक प्रोटीन है। अब उसने सिग्नल दिया किसको, सेल को, कि सेल को आप अपना चैनल खोलें ताकि वहाँ पर जो मौजूद ग्लूकोज ब्लड में फ्लोट कर रहा है वो अंदर आ सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है, एक और फंक्शन भी है। वो क्या, कि प्रोटीन्स जो है ना वो हमारे पास हार्मोन्स के तौर पर भी एक करते हैं। अब हमें पता है कि हार्मोन्स की भी आपके पास अगेन एग्जांपल में आ जाते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, इंसुलिन का अभी अभी आपने अगर देखा हो तो ये क्या कर रहा था कि ग्लूकोज जो बाहर ब्लड के लेवल में अगर इंक्रीज़ हो जाए, याद रखिएगा ये जो इंसुलिन है ये ऐसे ही यहाँ पर ट्रिगर नहीं होता जब तक आपके पास ब्लड के अंदर एक लेवल है ग्लूकोज का, अगर वो लेवल हाई हो जाए, क्या, अगर यहाँ पर जो ग्लूकोज का लेवल है वो हाई हो जाए और यहाँ पर कमी होने लगे, डेफिशिएंसी होने लगे, तो ये इंसुलिन जो है वो फिर इसका जो ट्रिगर यहाँ पर जाके ये देगा कि अब आप अपने चैनल्स खोलें। यानी कि इंसुलिन का काम क्या है कि ये, अच्छा दोनों करते तो मैनेज हमारे पास किसको है, दोनों करते मैनेज ग्लूकोज को ही है, लेकिन ये दोनों मैनेज किस तरह से करेंगे। लाइक ये हमारे पास अगर इंसुलिन है तो ये क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को, हम ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं याद रखिएगा, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर डिक्रीज़ करेगा। और अगर हमारे पास क्या हो कि भाई सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज होने लग गया है और ब्लड के अंदर हमारे पास डेफिशिएंसी हो गई है, तो अब यहाँ पर रिलीज़ होगा ग्लूकागोन। क्या करेगा, ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। सो है तो हमारे पास दोनों का फंक्शन क्या, ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करना किसके अंदर, ब्लड के अंदर, याद रखिएगा ब्लड के अंदर। हार्मोन्स जो है वो, इन दोनों का काम हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। इंसुलिन क्या करेगा कि अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको वो डिक्रीज़ कर देता है, और अगर वहाँ पर जो है वो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो रहा हो तो उसको इंक्रीज़ करने की जिम्मेदारी हमारे पास किसकी है, आपके ग्लूकागोन की। अब आते हैं हम अपने फेवरेट एंजाइम की तरफ वापस। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन की तरह किस तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम, अब दोबारा हमारा वहीं से क्वेश्चन एक अराइज होगा कि सबसे पहली चीज़ ये क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ इट। नेक्स्ट ये जो है वो किससे बना हुआ है, और थर्डली इसका फंक्शन क्या है।
ठीक है जी। सबसे पहला सवाल क्लियर करते हैं कि ये है क्या। ये जो है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चरली एक प्रोटीन है, ऑलमोस्ट प्रोटीन है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट प्रोटीन पार्ट ही प्रेजेंट होता है। एंड फंक्शन, ये फंक्शनली क्या है हमारे पास, इट इज़ फंक्शनली कैटालिस्ट। ये एक कैटालिस्ट के तौर पर एक करता है, क्योंकि हमें पता है कैटालिस्ट का फंक्शन क्या करता है, जस्ट हमारे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। से जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें स्पीड अप करना एक कैटालिस्ट का काम होता है, और विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इट, ये याद रखिएगा कि विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इन इट, ये जो है वो उसके अंदर यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन वो जस्ट उसके जो रिएक्शन रेट है उसको वो स्पीड अप कर देता है। अब वो किस तरह से करता है वो एक हमारे पास अगेन एक अलग टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंजाइम की तरफ आ जाए। तो एंजाइम अब स्ट्रक्चरली क्या है, एक प्रोटीन है, फंक्शनली कैटालिस्ट है। किससे बना हुआ होगा, अब प्रोटीन है तो हमें पता है ये अमाइनो एसिड से बना हुआ होगा ऑफ कोर्स। फंक्शंस, अगर फंक्शंस की तरफ आ जाए एंजाइम के, तो एंजाइम्स के फंक्शंस क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात तो ये स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शन को, यही इसका एक फंक्शन है। किस तरह से ये एक कर सकता है, लाइक दिस इज़ योर एंजाइम। अब ये है आपके पास एंजाइम। अब हमें पता है कि एंजाइम के ऊपर जहाँ पर ये जो पॉकेट टाइप बनी हुई है आपके पास, ये जो पॉकेट है इसे हम क्या कहते हैं, इट्स बाइंडिंग साइट। ये क्या करेगा, इस बाइंडिंग साइट पर जब आएगा आपका सबस्ट्रेट, ये क्या आ रहा है हमारा सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये जो सबस्ट्रेट है ये बनाएगा हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन यहाँ पर होगा रिएक्शन, और इस रिएक्शन को स्पीड अप करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, एंजाइम की। और ये यहाँ पर बन गया, इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनना था, लेट्स सपोज ये जो अब प्रोडक्ट बनना था, ये प्रोडक्ट बनकर अभी यहाँ से अलग हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एंजाइम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा ये सबसे पहले था जब वहाँ पर बाइंडिंग हो रही थी। तो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो आ रहा है एंजाइम के साथ बाइंडिंग करने के लिए, वो कहाँ पर बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट इज़ द पोजीशन, या एक पॉकेट की तरह आप अगर इसको बोलें, पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट विल बाइंड। तो ऐसी पॉकेट जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है बाइंड करने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। अब बाइंडिंग साइट पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड किया, देन यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर होगी फॉर्मेशन आपके पास सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स की। और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर होगा रिएक्शन जो आके आपका होना था, एंड देन इट विल कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, एंजाइम समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि एंजाइम के अंदर होता है एक प्रोटीन पार्ट, लाइक सपोज इट इज़ इट्स प्रोटीन पार्ट, ठीक है। ये इसका प्रोटीन पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम, ओके। और दूसरा होता है इसके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। ये एंजाइम जो है वो अगर इसके पास सिंपली ये एपो एंजाइम हो तो ये हमारे पास हमें पता है कि इनएक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। अब जब इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट कंबाइन होता है तो इसे हम कहते हैं कि भाई अब ये जो है वो एक पर्टिकुलरली होलो एंजाइम है। और यहाँ पर इसकी ये जो है जिसे हम बाइंडिंग साइट कह रहे हैं, यहीं पर ही इसकी क्या होती है, कैटालिसिस होती है। हमें पता है ये यहाँ पे कैटालिसिस करता है, तो इसलिए हम क्या इसे कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं, कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट,
ठीक है जी, बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही तो कैटालाइसिस हो रही है। अब यहाँ पर जो है वो आप मुझे बता सकते हो कि अगर हम इस पर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज़ करते जाएं तो क्या ये एंजाइम की एक्टिविटी पर एक्ट करेगा? ऑफ कोर्स ही करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतनी ही आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ऑफ कोर्सली, तो क्या ये हमारे पास बेनिफिशियल है या नहीं है? ऑफ कोर्स ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है आपके पास। तो ये जो है वो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट विल इंक्रीज द एंजाइम्स एक्टिविटी until, लेकिन याद रखिएगा, until they reach at the level या saturation, एंजाइम जब तक सेचुरेट ना हो जाए तब तक अगर आप इसकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते रहोगे तो ये जो है वो आपके पास उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता रहेगा। इसके अलावा अगर हम जो है वो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को ही इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा? तब भी हमारे पास जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑफ कोर्सली हो जाएगी, फिर प्रोडक्ट की और ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट आ जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स रख रहे हो ठीक है, इट्स ओके, बट अगर हमारे पास सबस्ट्रेट उतने नहीं है मौजूद तो फिर भी तो रिएक्शन जो है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा ना। तो एक लिमिट आ जाती है, हर चीज़ के अंदर एक लिमिट होती है। लेकिन अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्सली जहाँ जो है वो एक ही एंजाइम था और इतने सारे सबस्ट्रेट थे और वहाँ पर जो टाइम सपोज कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स लग रहे थे उसको रिएक्शन को परफॉर्म करने में, लेकिन अगर वहाँ पर आप जितने सबस्ट्रेट हैं उतने ही एंजाइम्स रख दें तो क्या वो काम पहले की निस्बत अब जल्दी हो जाएगा? ऑफ कोर्सली हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस को जो है वो हमारे अफेक्ट करते हैं, कौन? एक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमें पता है कि भाई हमारा जो एंजाइम है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इन नेचर है। ये जो है वो सेंसिटिव है, किस से ये डरता है? एक ये जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, दूसरा पीएच, और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन के। किस की भाई? सबस्ट्रेट की एंड एंजाइम की। हमने एंजाइम की और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को दोनों को डिस्कस कर लिया। अब रहता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन, जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर अफेक्ट किस तरह से पड़ेगा? लाइक हमारे पास जो है वो एंजाइम्स होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव। अब आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो डीनेचर हो जाएंगे, कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो टेम्परेचर तो ये डीनेचर हो जा रहे हैं। अगर इनको आप बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर दें, 0 डिग्री पर कर दें तो ये इनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो यानी कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो आपका जो एंजाइम है उसके ऊपर अच्छा खासा अफेक्ट पड़ने वाला है। वो डीनेचर भी हो सकता है, वो बिल्कुल ही स्टॉप भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करें, पीएच जो है आपको पता है कि पीएच वैल्यू जो है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिक मीडियम के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप बेसिक मीडियम वाले एंजाइम को एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे तो क्या वो वहाँ पर एक करेगा? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो पीएच सेंसिटिव है। जिस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सिन की, उसकी पीएच जो है वो क्या होती है? 2 होती है। अब वो जो है वो सिर्फ 2 पीएच के अंदर ही परफॉर्म अपना फंक्शन कर सकता है। इसके अलावा वो वहाँ से मूव भी अगर करेगा तो उसकी वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं लाइक इंटेरोकाइनेस, जिसकी एंजाइम की पीएच जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5.5 समथिंग होती है। और इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, अब उसकी जो है वो 6.8 फ्रेश सलाइवा के अंदर उसकी जो है वो होती है पीएच। तो यहाँ पर अगर उसकी आप एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करना चाह रहे ना तो आप उसकी पीएच वैल्यू को भी अफेक्ट ना करें, क्योंकि पीएच वैल्यू अफेक्ट होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। तो ये सेंसिटिव है टू सम कंडीशंस। इसके अलावा इसकी रेगुलेशंस की अगर हम बात करेंगे, भाई बाइंडिंग साइट है, ठीक है, हमें एंजाइम समझ में आ गया। अब आते हैं बाइंडिंग साइट की तरफ। बाइंडिंग साइट हमने क्या देखा कि भाई एक पॉकेट है जो कि प्रेजेंट होती है जहाँ पर जाके बाइंड करते हैं हमारे कौन? सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए, यहाँ पर जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट का अराइज होता है
और वो क्या कि जब भी प्रोटीन के साथ कोई भी चीज़ हमारी जो है वो बाइंड करती है, लाइक प्रोटीन के साथ अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा हो, आयन बाइंड कर रहा हो, या फिर खुद ही प्रोटीन क्यों ना बाइंड कर रहा हो, प्रोटीन इटसेल्फ बाइंड कर रहा हो, तो उससे हम कहते हैं कि ये जो है वो लिगेंड्स हैं। जो भी चीज़ जो है वो याद रखिएगा आ रही हो बाइंडिंग के लिए, उसे हम कहेंगे लिगेंड। और लिगेंड कहाँ बाइंड करता है? बाइंडिंग साइट पर। अब हमारे पास बाइंडिंग साइट क्या होती है? हमने जैसा कि अभी अभी डिस्कस किया कि इट इज़ द स्ट्रक्चर वेयर लिगेंड अटैच, या लिगेंड बोले हम या सबस्ट्रेट बोले, जो भी आप बोलना चाहें, मॉलिक्यूल बोलो, आयन बोलो, या प्रोटीन खुद ही आके अटैच हो रहे हो, तब भी वो लिगेंड ही कहलाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग साइट क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट हो जहाँ पर आके लिगेंड बाइंड करने वाला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग साइट। अब हमारे पास जो है वो बाइंडिंग साइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि पहली तो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास स्पेसिफिसिटी। अब इस स्पेसिफिसिटी के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये स्पेसिफिक होगा, समथिंग इज़ स्पेसिफिक, राइट। हमें पता है कि हमारे जो लिगेंड्स है, याद रखिएगा, वो जिस प्रोटीन के साथ बाइंड करने वाले हैं वो स्पेसिफिक टू दियर नेचर होंगे। लाइक आपका जो लिगेंड है वो आ रहा हो इज स्पेसिफिक टू इट्स बाइंडिंग साइट। लाइक आपका जो लिगेंड आपने लिया है वो है आपके पास नॉन पोलर, ठीक है। आपकी जो बाइंडिंग साइट है वो पोलर है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि वो वहाँ पर अटैच करेगा या नहीं करेगा? ऑफ कोर्सली। या अगर हम इसको सिंपली एक मैनुअल डायग्राम से समझने की कोशिश करें, आपके पास ये रहा आपका प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है वो अटैच करना चाह रहे हो लाइक इसको, क्या ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा? ऑफ कोर्स ही नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाइंडिंग साइट है हमारी, और ये है एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट जो कि अपने ही स्पेसिफिक लिगेंड को यहाँ पर बाइंड करेगी। लेकिन ये जो है वो इसका स्पेसिफिक लिगेंड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसे चाहिए इसका स्पेसिफिक लिगेंड लाइक दैट। तो ये जो है वो स्पेसिफिसिटी को, इसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो उसकी चॉइस है या उसका जो लिगेंड है वो कितना स्पेसिफिक हो सकता है बाइंडिंग साइट के साथ, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि जितना स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट उतना ही स्पेसिफिक उसका लिगेंड वहाँ पर आएगा अटैच होने के लिए, ठीक है। अब दूसरी आ जाती है हमारे पास चीज़ एफिनिटी। What is affinity? अगर आप अगेन जो है वो इसके नाम पर गौर करें तो एफिनिटी मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड विद दैट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। लाइक आपने जो है वो एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट जोड़ लिया, ये स्पेसिफिक तो है अपनी साइज़ के साथ, लेकिन क्या हो कि अगर ये जो है वो पोलर हो और ये जो है वो नॉन पोलर हो, क्या यहाँ पर अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान? इट इज़ व्हाट एफिनिटी। हमारे पास क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड प्रोटीन और लिगेंड के दरमियान जो अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एफिनिटी। तो अब क्या इसकी एफिनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स नहीं। अब यहाँ पर एफिनिटी का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई ये जो एंजाइम है ये मोस्टली किससे बना हुआ है? स्पेशली याद रखिएगा, कोई चीज़ बनी हो ना बनी हो, इसकी बाइंडिंग साइट, इसकी जो बाइंडिंग साइट है ये हमारे पास स्पेसिफिकली प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। और प्रोटीन आपको पता है अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, और अमाइनो एसिड जो है वो इसे एक पोलर ग्रुप प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो है वो बाइंडिंग कर सके आने वाला सबस्ट्रेट, ठीक है। आई होप ये जो वर्डिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा होगा। अब एफिनिटी क्या है कि वो लिगेंड जो आ रहा है वो अपने साइट के साथ, अपनी बाइंडिंग साइट के साथ कितना अट्रैक्टिव है या कितनी अट्रैक्शन वो बियर कर सकता है। अब दोनों चीज़ें जो है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो क्या वो अटैक करेंगी? क्या वो अटैच होंगी? ऑफ कोर्स ही नहीं होंगी। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो पोलर ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले हमने देखी भाई स्पेसिफिसिटी तो ठीक है, स्पेसिफिक है वो अपने लिए, लेकिन अगर क्या हो कि यहाँ पर दोनों के दरमियान अट्रैक्शन ही नहीं हो तो क्या बाइंडिंग होगी? ऑफ कोर्स ही नहीं होगी, ठीक है जी। तो बाइंडिंग साइट को आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं।
तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन इज़ द फ्रैक्शन, किस चीज़ का भाई? फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड्स। कितना लिगेंड्स जो है वो फिल कर रहा है, फिल ऑन प्रोटीन, कितना हिस्सा उस लिगेंड का एक प्रोटीन की जगह घेरे हुए है, ऑक्यूपाई किए हुए है, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। या इन सिंपल अल्फाजों में हम क्या कहेंगे कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द बाइंडिंग साइट विच आर गेटिंग ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड सैचुरेशंस। यानी कि वो पर्टिकुलर, अगर सपोज करेंगे ये एंजाइम, अगर हम अगेन ले लें इसको, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो इसने स्पेसिफिक है, ठीक है, एफिनिटी भी इसकी परफेक्ट है। अब यहाँ पर आता है ये पर्टिकुलरली जो है वो अटैच तो हो गया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन ये कुछ खाली है, तो ये कितना हद तक फिल्ड है विथ इट्स बाइंडिंग साइड, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। तो इसकी सैचुरेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपने उसका स्पेसिफिसिटी देख ली, एफिनिटी देख ली, लेकिन उसकी सैचुरेशन भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना, कि आपको उसकी सैचुरेशन के अकॉर्डिंग ही बाइंडिंग साइड पर वो जाके अफेक्ट करेगा या उसके साथ अटैच होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है? कॉम्पिटिशन। कंपटीशन, अब ये क्या आ गया भाई? कंपटीशन अगर क्या हो कि हमारे पास जो है वो एंजाइम मौजूद हो, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे सबस्ट्रेट मौजूद हैं, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि सबसे पहले कौन सा सबस्ट्रेट जाएगा और वहाँ पे जाके अटैक होगा? तो कंपटीशन क्या वो कैसे बना कि सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई एक एंजाइम था और इतने सारे सबस्ट्रेट थे। अब यहाँ पर फैसला हो रहा है, मुकदमा छिड़ गया है कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो पहले आएगा और यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो इसके हम कहते हैं कंपटीशन। अब कौन सी चीज़ हम इससे डिसाइड कर सकते हैं? लाइक आप उसकी स्पेसिफिसिटी भी देख सकते हो, क्योंकि कंपटीशन है ना भाई। कंपटीशन क्या करता है? जो बेहतर है उसे फिर चूज़ करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अवेलेबल होगा तो फिर ज़्यादा इस पर ज़्यादा हम उसकी जो है वो परफेक्शंस को देखेंगे कि वो चीज़ जो है वो बाइंडिंग साइड के साथ कितनी ज़्यादा अच्छे परफेक्टली जाकर एक्ट कर सकती है, कितनी परफेक्टली से वो वहाँ पे मैच कर रही है, तो हम उसकी परफेक्शंस को देखेंगे। अब ठीक है, अब परफेक्शंस को किस तरह से देख सकते हैं? लाइक उसकी स्पेसिफिसिटी देखेंगे हम, उसकी एफिनिटी भी देख सकते हैं, लाइक यानी दोनों नॉन पोलर है, एक नॉन पोलर है एक पोलर है, एफिनिटी देख सकते हो आप, इसकी स्पेसिफिसिटी देख सकते हो कि ये जो है स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मौजूद है, लाइक ये वाला भाई ज़्यादा अच्छा सा तरीके से अफेक्ट कर रही है, इसके साथ बाइंड करेगा, ये वाला इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं करेगा। तो ये हमने देखी इसकी स्पेसिफिसिटी। यहाँ हमने देखा कि अगर ये अच्छे से कर रहा है लेकिन ये जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन हमारा एंजाइम जो पोलर है, तो हम देखेंगे भाई ये क्या ये पोलर है, तो हम इसको टेस्ट करा। इसके अलावा सैचुरेशन के देखेंगे कि भाई वो कितना अच्छे तरीके से वहाँ पे जाके उस जगह को घेर है, किस अच्छे तरीके से जो है वो उसके ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कंपटीशन फिर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं फिर वहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे परफेक्शन परफेक्ट तरीके से देखा जाता है, मैच किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई बाइंडिंग साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। अब बाइंडिंग साइड की रेगुलेशंस देखनी है कि इसको रेगुलेट किस तरह से किया जाता है। रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेट यानी कि क्या मतलब है इस बात का कि रेगुलेट कौन करेगा बाइंडिंग साइड को और कितना अच्छे से करेगा। सिंपली आप इतना याद रखें। अब हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस अवेलेबल हैं। एक आ जाती है आपकी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और एक आ जाती है आपकी कोवेलेंट मॉड्यूलेशन। सबसे पहली चीज़ हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन अराइज होगा कि ये क्या है, किस चीज़ का बना है और इसका फंक्शन क्या है। अब क्या सबसे पहला सवाल हम अपने वर्ड पर रहते हैं कि ये है क्या। जब क्या की बात आती है तो आप इस वर्ड को तोड़ दें किस तरह से कि भाई एलोस्टेरिक जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी कि एलोस। अब एलोस का मतलब क्या होता है कि समथिंग अदर साइड, एक अलग सी साइड। ठीक है, और मॉड्यूलेशन यानी हमें पता है एक मॉडिफिकेशन आना, चेंज आना, रेगुलेशन आना, जो आपको परफेक्ट लगे आप यहाँ पे सूट कर दें। अब एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा कि जो है एक अदर सा मतलब चेंज आएगा, एक मॉडिफिकेशन आएगी। यहाँ आप बोल सकते हैं कि बाइंडिंग साइट के साथ जो लिगेंड आ रहा है अटैच होने के लिए, वो क्या करेगा, सबसे पहली बात तो वो नॉन
नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन करेगा। अब ये 3 वर्ड्स में ना बहुत ही बड़ी दुनिया अटकी हुई है इस तरह से, यानी कि सबसे पहले तो वो बाइंडिंग साइट के साथ नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और फिर उसके साथ जो है वो मॉडिफिकेशन करेगा। अब नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन, अब हमें बताया कि हमारे पास जो है वो एंजाइम से रिलेटेड 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक की एंड लॉक मॉडल जो कि आपको पता है एमिल फिशर ने दिया था, इसके अलावा इंड्यूस फिट मोड। अब की एंड लॉक के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना स्पेसिफिक एक की जो है वो अपने लॉक के लिए होती है उसी तरह से एक बाइंडिंग साइट के लिए उसका लिगेंड स्पेसिफिक है। और इंड्यूस फिट मॉडल ने क्या बोला कि भाई अगर स्पेसिफिक है ठीक है, अगर वहाँ पर जो है वो फिर दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, लाइक एफिनिटी आ जाती है, सैचुरेशन आती है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता है वहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो अपनी लिगेंड्स के लिए थोड़ा सा। तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर नॉन कोवलेंटली जो है अगर हम बात करें एफिनिटी की, तो यहाँ पर नॉन कोवलेंट एफिनिटी यानी कि वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने आने वाले लिगेंड के साथ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है ऑफ कोर्सली। तो ये कन्फॉर्मेशनल चेंज जो यहाँ पर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, एक नॉन कोवलेंट बाइंडेड जो लिगेंड है उसकी वजह से जो मॉडिफिकेशन आ रही है, जो कन्फॉर्मेशनल चेंज आ रहा है वो क्या है, वो नॉन कोवलेंट बाउंडेड लिगेंड की वजह से। और ऐसी मॉड्यूलेशन को, ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेशन। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो याद रखिएगा वो नॉन कोवलेंटली करता है। अब ये जो एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेशन है ये समटाइम्स जो है वो ट्रिगर के एज अ ट्रिगर मॉलिक्यूल भी एक कर सकती है, समटाइम इट कैन इनहेबिट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को रोक भी सकती है, ट्रिगर भी कर सकती है। लेकिन हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है वो एक ट्रिगर एग्जांपल है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन जाके बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के साथ और वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हो रही है, जो कन्फॉर्मेशनल चेंज आ रहा है वो क्या है, वो एक एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेशन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा एक ट्रिगर मॉलिक्यूल की तरह ही एक्ट करे। अब आते हैं कोवलेंट मॉड्यूलेशन की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जिस तरह नॉन कोवलेंटली मॉड्यूलेशन आ रही थी, यहाँ पे जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड लिगेंड प्रेजेंट होगा जो कि मॉडिफिकेशन कर रहा होगा या कन्फॉर्मेशनल, यहाँ पर भी कन्फॉर्मेशनल चेंज ही आ रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की वजह से आ रहा होगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लाइक फॉस्फेट ग्रुप, अगर वो अटैच करे, आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है अगर वो अटैच करता है ग्लूकोज के साथ, तो ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, कोवलेंट मॉड्यूलेशन की। यहाँ पे क्या करेगा कि वो जो हमें पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो इसका जो 6th कार्बन है वो जाके अटैच होता है किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अगर आप इसको स्ट्रक्चरली ड्राइव करना चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आ गया ये ग्लूकोज, ठीक है, टू, और ये रहे आपके पास। अब यहाँ पर जो है वो इसके साथ पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप ने इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन हुई है वो क्या हुई है, वो कोवलेंट मॉड्यूलेशन हुई है। तो आई होप ये जो रेगुलेशन है वो बाइंडिंग साइड वो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एंजाइम के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो एंजाइम के अंदर जो है वो मोस्टली आपको पता है क्या होती है भाई, एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेशन होती है। अब हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उनको एज अ को फैक्टर या को एंजाइम मॉलिक्यूल जो है ना वो हमें उनको चाहिए होता है एटीपी। अब एटीपी क्या है हमें पता है, इट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसाइन की यहाँ पे हमें पता है 2 रिंग्स होती हैं, ठीक है जी, 2 रिंग्स होती हैं। अब इन 2 रिंग के साथ जो है वो एक आपका ये आ गया आपका राइबोस और इसके साथ राइबोस, एक एडिनाइन ग्रुप, राइबोस, एंड यहाँ पर आ जाते हैं ऐसे ही सेम 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपके पास बन गया ATP।
यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होंगे और एक एडिनोसाइन ग्रुप होगा यहाँ पे, जैसा कि आप इजीली देख सकते हो। ठीक है जी। तो हुआ क्या यहाँ पे कि सबसे पहला, अब यहाँ पर एटीपी, हम किसकी बात कर रहे थे, एंजाइम्स की। एंजाइम्स आपको पता है कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है, ऑफ कोर्स ही एटीपी भी तो चाहिए होगी, उन्हें एनर्जी चाहिए होगी, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होगी, तो ये यूज़ करते हैं एटीपी को। समटाइम्स यहाँ पे एटीपी एक ट्रिगर मॉलिक्यूल की तरह एक करता है, समटाइम्स ये परफेक्टर या कोई एंजाइम आप बोले उसकी तरह एक करता है, कौन, एटीपी एंजाइम्स के लिए। और कुछ होते हैं ऐसे जो कि एंजाइम्स होते ही एटीपी के लिए बने हुए, और जैसे एटीपी सिंथेज एंजाइम है बने ही एटीपी के लिए। एटीपी सिंथेज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि रेगुलेशन हो गई हमारे पास सारी बाइंडिंग साइट की, और इसके अलावा अब प्रोटीन को हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन के फंक्शंस में एंजाइम देखा, फिर हमने बाइंडिंग साइट देखी, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक, रेगुलेशन। अब ये प्रोटीन बना कैसे, प्रोटीन बनता कहाँ है, कैसे बनता है, बनता कहाँ है, हमें पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। स्पेसिफिकली कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। किस तरह से बनता है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। सबसे पहले अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये आपके पास आ गया आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के साथ जो है ये कंटिन्यू होती है, आपके पास एक फ्लैटेंड सेक्स लाइक ये होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। अब ये जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें पता है जहाँ फ्लैटेंड सेक्स लाइक होती है, और इसके ऊपर जहाँ जहाँ राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच हों, या आपको जहाँ जहाँ ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हों, समझ जाइएगा कि ये एंडोप्लाज्मिक का कौन सा वाला पार्ट है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर नहीं है वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये आप देख सकते हो कि कंटिन्यू एक ये जो है वो कंटिन्यूशन में होती है, क्योंकि यहाँ पे पता है न्यूक्लियर पोर्स भी मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर पोर, अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है भाई, डीएनए मौजूद है। अब ये डीएनए क्या करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन को कोड करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही वो डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन देगा कोड करके एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, तो मैसेंजर आरएनए भाई क्या किया यहाँ पे, डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड की, एंड हम बोल सकते हैं मैसेंजर आरएनए ने इससे इन्फॉर्मेशन ली थ्रू द प्रोसेस ऑफ जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए ने कॉपी किया, आरएनए ने कॉपी किया डीएनए को। अब ये जो है मैसेंजर आरएनए है, ये इसने इन्फॉर्मेशन डिकोड की हुई है सारी डीएनए से कि किस तरह से प्रोटीन बननी है। अब ये जो है वो आएगा किसके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले जो राइबोसोम्स है वो सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि इसे एक साइट देते हैं टू अटैच। जैसे ही यहाँ पर ये जो है एमआरएनए यहाँ पर अटैच होगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन के थ्रू सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करके प्रोटीन्स की लॉन्ग चेन जो है वो बनाता जाएगा। क्या होता जाएगा यहाँ पे, अगर सपोज़ करें कि ये एक राइबोसोम है, यहाँ पर ये आया है कौन, आपका मैसेंजर आरएनए, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि किस तरह से बनानी है प्रोटीन। अब ये यहाँ पर जाके अटैच हुआ, अटैच होने के बाद यहाँ से बनने लगे पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सपोज कर ले ये अब बन रही है इसकी लॉन्ग चेन, किसकी, प्रोटीन की ये लॉन्ग चेन बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से एमआरएनए आया। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसने जो है वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी की, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके उसने यूटिलाइज़ की, यहाँ ट्रांसलेशन के थ्रू उसने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो डिकोड करके अब जो है वो उसने राइबोसोम्स की हेल्प से, राइबोसोम्स क्या हो रहा है यहाँ पर अटैच होकर आ रहा है। ठीक है, राइबोसोम्स की हेल्प से उसने जो है वो अब किसकी फॉर्मेशन की भाई, प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई। हमें पता है कि प्रोटीन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, लेकिन क्या अब ये प्रोटीन जो है वो बाहर जाने के काबिल है, लेकिन अभी भी नहीं है, ये वहीं पर ही स्टे करेगा, क्योंकि ये पता है आपको कि ये लिपिड बाइलेयर होती है, और लिपिड बाइलेयर से क्रॉस करने के लिए इसको प्रोटीन को भी
लिपिड नेचर का होना चाहिए, या तो फिर नॉन पोलर होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ये जो है वो ओलिगोसेकेराइड के साथ बाइंड करेगा। ओलिगोसेकेराइड्स के बाइंड करने के बाद ये बनाएगा ग्लाइको प्रोटीन, और फिर ये जो है वो अब जा सकता है बाहर, कहाँ, अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर सेल की तरफ जा सकता है। तो आपने देखा कि एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक के अंदर क्या हुआ कि दो चीज़ें हमने देखी प्रोटीन से रिलेटेड। एक तो प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, और थोड़ी सी अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज अगर अंदर आ रहा है तो फिर वो बाहर उसी हालत में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये शर्त होती है कि जो चीज़ जिस हालत में क्रॉस कर रही है ना उसको उसी की, क्योंकि हमें सारे हमारे जो मेम्ब्रेन्स हैं ना वो स्पेसिफिक हैं, हमें पता है। अब यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो उसी अपनी रियल हालत में बाहर नहीं जा सकता। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेल की सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी बॉडीज़ में, लेकिन प्रोटीन की जो है वो मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी थोड़ी सी हो रही है। लेटर देन यस, ये प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये जाता है गोल्जी बॉडीज़ में, और फिर इनकी बनती हैं वेजिकल्स, और फिर ये जो है वो अपने मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हुई, किस तरह से हुई कि वहाँ पर मौजूद रहने वाले एंजाइम्स की हेल्प से प्रोटीन ने जो है वो कंबाइन हुआ किसके साथ, ओलिगोसेकेराइड के साथ, और ओलिगोसेकेराइड्स के साथ कंबाइन होकर उसने क्या बनाए, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए, और फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो यहाँ से मूव आउट कर सकता है वेरी ईजीली, एज यू कैन सी हियर। ठीक है जी, अब यहाँ तक रहा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। आई नो इट वाज सो इजी। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। अब अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हमें पता है भाई स्मूथ जहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है वो रिलेटेड है विद द प्रोटीन। इसी तरह SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है इट इज़ रिलेटेड विद द लिपिड सिंथेसिस। ये मेनली लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल है। इसके अलावा समवेयर इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, लाइक जो है वो ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये कुछ हमारे पास अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। आ जाते हैं लिपिड सिंथेसिस की तरफ। लिपिड सिंथेसिस के अंदर ये जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है, ये क्या करता है, हमें पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर किसी किस्म के कोई आप देख सकते हो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो है वो समवेयर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, अब ये चैनल्स ये लाइक दैट चैनल्स बोलें या हम इसको पोर्स बोलें, ये एक गेटवे की तरह एक करते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एक गेट है जो कि किसके लिए गेट है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको जो है वो हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्या करता है, ये इसी चैनल से अंदर आता है। अंदर आने के बाद ये जो है वो यहाँ पर करता है भाई लिपिड्स की सिंथेसिस। ये क्या करेगा, अब लिपिड्स की सिंथेसिस करेगा। किसकी वजह से हो रही है यहाँ पे लिपिड्स की सिंथेसिस, एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखिएगा कोएंजाइम ए जो है वो अंदर आ रहा है। जैसे ही वो अंदर आ रहा है वो एक ट्रिगर मॉलिक्यूल, वो खुद नहीं बनाएगा लिपिड्स को, वो क्या करेगा, इट एक्ट एज अ ट्रिगर मॉलिक्यूल की तरह वो एक्ट करेगा। इट इज़ अ ट्रिगर, जस्ट इनिशियल ट्रिगर, या हम बोल सकते हैं कि एक इनिशिएटर है जो कि शुरू करता है फैटी एसिड्स की जॉइनिंग को और फिर फॉर्मेशन करवाएगा लिपिड्स की। अगर आप लिपिड्स के रोल की तरफ आ जाएं तो हमें पता है बहुत सारे ऐसे लिपिड्स हैं जो कि एज अ हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। तो जहाँ जहाँ ये बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ वहाँ हमें लिपिड्स की ज़्यादा नीड है। लाइक ये जो है वो किडनी के अंदर ज़्यादा होगा, गोनेड्स के अंदर ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है ना जहाँ पर हमें ज़्यादा लिपिड्स की क्वांटिटी चाहिए वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है इन क्वांटिटी, लाइक किडनी, लिवर आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें आ जाते हैं गोनेट्स, क्यों, क्योंकि जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल जो कि फॉस्फोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन होते हैं ना, हमें पता है कि उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्पफुल है, क्योंकि लिपिड्स फिर कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी होता है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स के अंदर भी होता है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन,
और एल्डोस्टेरोन, इन सारे हार्मोन्स के अंदर भी लिपिड्स होते हैं। और जहाँ जहाँ ये हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं या जहाँ जहाँ नीड है इनकी, वहाँ वहाँ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो क्वांटिटी है वो याद रखिएगा वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर नाउ। अच्छा, इसके अलावा राइबोसोम से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो है वो याद रखिएगा सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये ज़्यादा बाउंड होते हैं, लूजली बाउंडेड भी होते हैं, साइटोसोल के अंदर ये मूव वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मोस्टली दे आर बाउंडेड विद द endoplasmic reticulum, and that's why this part of the endoplasmic reticulum is also called as the rough endoplasmic reticulum. So I hope it is being clear now कि हमने किस तरह से प्रोटीन को देखा, प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हुई, किस तरह से उसके फंक्शंस थे, क्या क्या थे, वो एंजाइम क्या एक करी थी एंजाइम के अंदर। फिर हमने देखा कि बाइंडिंग सेट की कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूलेशन देखी हमने, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन एंड कोवलेंट। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, एलोस्टेरिक और कोवलेंट मॉड्यूलेशन के अंदर जब भी जो भी आपके पास वो जो ट्रिगर मॉलिक्यूल है आएगा तो वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने देखा कि मॉड्यूलेशन हो रही है, वहाँ पे चेंज हो रहा है या कोई प्रोसेस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, हमें पता है रेगुलेशन होगी, कुछ ना कुछ चीज़ की रेगुलेशन होगी। तो वो जो रेगुलेशन होगी वो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो इनिशियल जो आपका मॉलिक्यूल आया था, इनिशियल जो ट्रिगर वो प्रोड्यूस करेगा, जो इनिशियल ऑर्डर वो प्रोड्यूस करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर मॉड्यूलेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म होंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।